भारतीय राजनीति में एक शख्स की खूब चर्चा हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी। पहलगाम हमले के बाद इनके सुर बदल गए हैं। विपक्ष भी हैरान है कि आखिर असदुद्दीन के आखिर हृदय परिवर्तन ऐसा कैसे हो गया, कैसे बदल गए ओवैसी। अमित शाह का कॉल कैसे जादू कर गया, क्या हुआ था उस दिन। अमित शाह ने फोन पर ओवैसी से क्या बात की थी, जिसके बाद आज ओवैसी बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले 15 मिनट की गुहार लगाते थे, कहते थे 15 मिनट दो, फिर बता देंगे किसमें कितना दम है। और आज वही ओवैसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे विपक्ष भी दंग है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत सर। आज ओवैसी क्यों बदल गए हैं आप सिर्फ जानेंगे। उससे पहले अमित शाह का कॉल आया था उन्हें, वो उनके मुंह से ही सुन लीजिए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप। तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे। सुना आपने, ये ओवैसी ने खुद ही कहा है कि अमित शाह का कॉल आया था। अब इस बातचीत क्या हुई थी इस पर जानेंगे। सर क्या हुआ, ओवैसी ऐसे बदल क्यों गए? नहीं, बिल्कुल श्रेया, पूरा देश ये जो सवाल आपका है यही सवाल पूरे देश का है और पूरा देश इस वक्त हैरान, परेशान, चिंतित है कि जो असदुद्दीन ओवैसी जिन पर एक कट्टरपंथी का टैग लगा हुआ था, जिनको भड़काऊ भाईजान के नाम से कभी पुकारा जाता था, और असदुद्दीन ओवैसी मतलब एक कट्टरपंथी मुसलमानों की पार्टी के नेता। देश के मुसलमानों कहते थे कि बहुत खतरे में है भारत में मुसलमान, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसी तरह के बयान उनके मुंह से सुने जाते थे। और लेकिन जब से पहलगाम पर हमला हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी 360 डिग्री पलट गए हैं। बिल्कुल, उनके बयान ऐसा लग रहा है कि उनमें किसी और की आत्मा घुस गई है और असदुद्दीन ओवैसी नहीं कोई और बोल रहा है। हर कोई हैरान है। पाकिस्तान ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, भारत के लोग तो है ही है, पाकिस्तान ज्यादा परेशान है कि यार ये आदमी कैसे ऐसे बोल रहा है। और पाकिस्तान के नेताओं को लताड़ रहे हैं, असीम मुनीर को लताड़ रहे हैं, उनको इस्लाम सिखा रहे हैं, कह रहे कि यार इस्लाम पढ़ना चाहिए पाकिस्तानियों को, ये इस्लाम थोड़ी है आप किसी का। और बहुत व्यथित और पीड़ित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी व्यथा और पीड़ा, मतलब ये ड्रामा तो नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर पता चलता है कि निश्चित तौर पर वो व्यथित और पीड़ित है कि निर्दोषों को मार दिया गया, उनका धर्म पूछकर मारा गया है। तो अंदर तक वो व्यथित हो गए। उनको एक टीवी इंटरव्यू में पूछा भी गया, बोले कि आपका दिल कैसे बदल गया। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल को, क्या एक ही दिल है मेरे पास, वो मैं अपनी बीवी को दे चुका हूं पहले ही, अब वो दिल मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, आपको लग रहा है बदल गया। लेकिन इसके पीछे सारा जो कमाल है वो अमित शाह के फोन का कमाल है। बिल्कुल, अमित शाह का एक फोन आता है हमले के बाद, और उस फोन के बाद दिल्ली आते हैं अमित शाह, और उसके बाद उनके पूरे तरह से सुर बदल जाते हैं। तो ऐसा क्या कहा भाई अमित शाह ने फोन पर उनको, तो वो सब बताएंगे। उससे पहले सवाल ये है कि विपक्ष अक्सर कहता है कि ओवैसी जो है वो बी टीम है, और अब क्या बी टीम बन गए हैं? क्या एक कॉल ने ये अब जाहिर कर दिया कि बीजेपी के साथ ओवैसी? नहीं, ये राजनीतिक बयानबाजी है श्रेया कि बी टीम है और ए टीम है। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो सबसे ज्यादा आलोचना भारतीय जनता पार्टी की तो वही करते हैं। वक्फ बिल पर उनको समर्थन करना चाहिए। लेकिन इस वक्त बचाव करते हुए दिख रहे हैं। जब वो गला कटने वाला एक पोस्टर कांग्रेस की तरफ से डाला जाता है, उस पर सामने आते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो सब इसी पर नहीं, जितना भी पहलगाम को लेकर जो बयानबाजियां विपक्ष की ओर से हो रही है या जिस तरह के स्टैंड विपक्ष का है, उस पर वो खुलकर है। वो कह रहे कि इस वक्त देश को एकजुट रहने की जरूरत है, एक दिखने की जरूरत है। अब इसके पीछे कई कारण भी है, उन कारणों पर हम जाएंगे। दरअसल श्रेया, जो पाकिस्तान ने पहलगाम में जो अटैक किया, उसके पीछे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी। ये यूं ही नहीं कि आपको नाम पूछ पूछ कर मारा गया, कलमा सिर्फ मर्दों को मारा गया और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया, कहा गया कि जाके नरेंद्र मोदी से कह देना। एक और बात इसमें नोट डाउन करने वाली है, दर्शकों ने नोट की होगी, देश की जनता ने नोट की होगी, कि इस हमले की रेकी कई दिनों से चल रही थी और कई दिनों से इसकी प्लानिंग हो रही थी। आप जो प्रत्यक्षदर्शी है, वहां पर जो पहलगाम से लौटे हुए यात्री है, उनकी अगर बातें सुनेंगे तो उनकी बातों से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। एक यात्री है महाराष्ट्र के, उनकी बाइट आई थी, उन्होंने बताया
कि 2 दिन पहले हमसे वही सेम आतंकी जब स्केच जारी हुआ तो वो हमसे पूछने आया था कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं। एक बहराइच जौनपुर की एक मॉडल है एकता तिवारी, उन्होंने भी बताया कि हमसे पूछा गया कि कहाँ से आए हैं आप लोग। तो इन्होंने सबसे पहले रेकी की, और आप देखिए मारने वाले जो है चिन्हित करके मारा गया है। कुछ लोग महाराष्ट्र के मारे गए, कुछ लोग दिल्ली के, कुछ लोग पश्चिम बंगाल के, हर राज्य के लोगों को मारा गया है। तो बिल्कुल ये बहुत एक सोच समझकर, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हर राज्य के लोगों को मारकर उन राज्यों में अनरेस्ट फैलाने की एक तरह से इनकी साजिश थी, धर्म पूछकर, ताकि इस देश का जो हिंदू बहुसंख्यक है वो हिंदुओं के मारने पर, नाम पूछकर मारने पर उद्वेलित हो जाए, आक्रोशित हो जाए और इस देश के मुसलमानों के साथ वही करे। ये प्लानिंग थी बिल्कुल कश्मीर की, ताकि कश्मीर में अनरेस्ट फैले, पूरे देश में अनरेस्ट फैले। लेकिन इस देश के हिंदुओं ने फिर एक बार अपनी सहिष्णुता का प्रमाण दिया है और ये बताया है कि हम एक हैं। हाँ, हिंदू ऐसे इतना आक्रोशित, उद्वेलित और हिंसक नहीं है, वो अहिंसक है और वो न्याय में भरोसा रखता है, लेकिन न्याय न्यायिक प्रक्रिया से होगा। इस तरह से सड़क पर उतरकर वो न्याय नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना बड़ा हमला हुआ लेकिन देश में एक भी दंगे नहीं हुए। वही मैं कह रहा हूँ श्रेया, तो ये बहुत बड़ी दुनिया के सामने सीख है ये, जबकि आतंकवादी यही फेल हो गए। उनका मिशन यही था कि इस तरह से हिंदुओं को भड़काया जाए और देश के मुसलमानों को टारगेट किया जाए, और ताकि उनका मकसद पूरा और दुनिया के सामने वो बता सके कि भैया देखिए मुसलमान यहाँ महफूज नहीं है, एक गृह युद्ध जैसे हालात भारत में हो जाए, ये उनकी प्लानिंग होगी। लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई, धरी की धरी रह गई, क्योंकि जिस तरह की एकता दिखाई गई, और खास तौर पर ये देखने वाली बात होगी श्रेया कि कश्मीर से, कश्मीर वो मुल्क जब कभी हम वहां देखा करते थे कि जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों से ऐलान हुआ करता था, कश्मीर बंद हुआ करता था, वहां के स्कूली बच्चे पत्थर हाथ में लेकर भारतीय सेना के ऊपर पत्थर फेंका करते थे, गो बैक इंडिया के नारे वहां पर दीवारों पर लिखे हुए होते थे। बहुत दिन उसको नहीं बीते हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन आज जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा वही कश्मीर स्वतः स्फूर्त निकलकर सड़कों पर आया। किसी ने कहा नहीं उनको कि आपको इस घटना का करना है। गांव-गांव में कठुआ से लेकर पुंछ और अलग अलग अंदरूनी, अनंतनाग अंदरूनी इलाकों में लोग सड़कों पर निकल कर आए। हमारे पास वीडियो, उन्होंने कहा हम जाएंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान को सबक हम सिखाएंगे, हम इंडियंस है, प्राउडली इंडियन है। तो ये जो परिवर्तन था ये आतंकवादियों के लिए सदमे वाला होगा। लेकिन हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, ओवैसी का हृदय परिवर्तन। लेकिन विपक्ष तो राहुल गांधी भी है, उस तरह खड़े हुए हैं, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन नहीं, नहीं हो राहुल पाया। गांधी तो बड़े सूझबूझ से बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो नेता है, बड़बोले नेता, वो कांग्रेस के एजेंडे पर पानी फेर दे रहे हैं। वो है सुप्रिया श्रीनेत। हाँ, सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट डाल दिया। बाकी महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार है, वो कह रही इतना टाइम थोड़ी होता है आतंकवाद के पास कि वो धर्म पूछ ले। इसका मतलब आप विक्टिम्स जो है, जो वहां से आए हैं लौट के, उनके घाव पर आप नमक रगड़ रहे हैं। बिल्कुल, कि आपसे पूछा, उन्होंने कह रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कोई मोदी ने उनके कान में जाके थोड़ी बोला है कि आपको हमले के बाद ऐसे बोलना है। बिल्कुल। तो आपकी मंशा तो इस तरह की कि राजनीति आप उसमें भी लेके आ गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि युद्ध की जरूरत नहीं है। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं कि यार वो तो हम हाथ जोड़ते हैं, कश्मीर के एक नेता है वो कहते हैं हाथ जोड़ते हैं पाकिस्तान से न करे। सैफुद्दीन सोज कहते हैं कि उसको पाकिस्तान को गुनहगार नहीं ठहराना चाहिए, मान लेना चाहिए उसकी बात। तो ये जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाले। इस पर भी ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए और हमें इस वक्त देश को एक साथ रहने की जरूरत है और ये बहुत यूनिटी दिखाने की जरूरत है दुश्मन को हमारे। ओवैसी की यही तो जो चाल में परिवर्तन आई, हाव भाव एकदम बदल गया है। इतने मासूम कैसे दिखने लगे आखिर वो ओवैसी, जो एकदम खूंखार, ऐसा लगता था विपक्ष की कोई बात होगी तो बीजेपी को पहले हड़काने तो यही आएंगे, ऐसी बातें कहने यही आएंगे। बिल्कुल, जो बात रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कही गई वो बात असदुद्दीन ओवैसी की ओर से एक्सपेक्ट की जा रही थी। भारत की जनता जो बात रॉबर्ट वाड्रा ने कही कि ये हमला इसलिए हुआ, नाम पूछ कर इसलिए मारा गया क्योंकि भारत में मुसलमानों को नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने दी जाती, क्योंकि भारत में मुसलमान महफूज फील नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमला किया गया और हिंदुओं को पूछ के मारा गया। ये किसका बयान है? ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान है। जबकि इस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा, कर सकते थे भारत की जनता कि ये भाई ओवैसी बोलेगा, ये इस तरह की बात करता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जो प्रतिक्रिया थी
वो बहुत सधी हुई। और उसके बाद जो उनके एक्शंस थे, खास तौर पर उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज पर जब हम निकले तो 2 मिनट की हम मौन रखे सबके लिए, काली पट्टी बांध कर जाए, आतंकवादियों को संदेश दे। उन्होंने कश्मीरियों को लताड़ा, जोकर कहा और असीम मुनीर को भी कहा कि 2 कौड़ी की औकात है आपके मुल्क की, आप खाने के लाले पड़े आपके, आप हमको बताएं। मतलब इतना उन्होंने लपेटा है, पेला है, रेला है पाकिस्तान को। अभी लेकिन वक्फ संशोधन पर इस तरह से दहाड़ रहे थे ओवैसी, इस तरह से बीजेपी पर, सरकार पर अपना बिल भी गुस्सा, फाड़ा उन्होंने। हाँ, गुस्सा भी जाहिर कर रहे थे। और अचानक से अमित शाह का एक नहीं, फोन। उसके बाद भी पहलगाम का जब हमला हुआ और जब असदुद्दीन ओवैसी का रुख वही था, लेकिन जब पहलगाम का अटैक हुआ तो उस पहलगाम के अटैक के बाद सरकार ने जब विपक्षी दलों ने मांग की, ऑल पार्टी मीट की, और जब ऑल पार्टी मीट के लिए सब नेताओं को बुलाया गया तो असदुद्दीन ओवैसी को उसमें नहीं बुलाया गया था, उनका लिस्ट में नाम नहीं था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर भी नाराजगी जताई, और इस पर नाराजगी जताई उन्होंने सीधा किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है उनको फोन लगाया और उन्होंने कहा कि भैया मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें, मेरा नाम होना चाहिए और आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। उन्होंने कि मैं भी अपनी कुछ बात है और रखना चाहता हूं, मेरी भी कुछ भावनाएं हैं। तो इस पर रिजिजू ने उनको 2 टूक जवाब दे दिया कि जिनके 5 सांसद है जिनके पार्टी के, उनको ही हम बुला रहे हैं। तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी नाराज भी हो गए, उन्होंने ट्वीट करके लिखा और लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास इतना भी समय नहीं है कि थोड़ा ज्यादा समय दे दे, सबसे बात कर ले। तो ये बात जो है, उसके बाद भी रिजिजू ने उनकी बात मानी नहीं, लेकिन ये बात जो है अमित शाह ने नोट कर ली। और अमित शाह ने खुद, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तब खुद अमित शाह ने उनको फोन किया, पीएमओ से उनके पास फोन आया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं अभी थोड़ी देर पहले शाह साहब का मेरे पास फोन आया था और पीएमओ से फोन था वो, और उन्होंने कहा कि शाह गृह मंत्री साहब आपसे बात करेंगे। और उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि ओवैसी साहब कहाँ हैं आप? बोले पहुंचिए जल्दी, दिल्ली पहुंचिए आप। तो बोले कि मेरी तो टिकट भी नहीं थी, हालांकि अभी मैंने टीम से बोला है कि भाई टिकट देखिए मेरी और मैं दिल्ली जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो आए, मेल मुलाकात हुई, उसके बाद ही उनका हृदय परिवर्तन होगा। अब सवाल है कि शाह ने क्या बोला असदुद्दीन ओवैसी को। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, देखिए क्या होता है, एक परसेप्शन का सारा खेल होता है श्रेया। आप किसी नेता के प्रति अपना परसेप्शन ये बना के रखे कि ये जो नेता है ये मुसलमान विरोधी है, ये नेता है ये मेरा विरोधी है, लेकिन वो नेता आउट ऑफ द बॉक्स जाकर स्पेशली, मतलब देश के गृह मंत्री है, नंबर 2 के पार्टी में नेता है, मोदी के बाद उन्हीं की धमक आती है, कहा जाता है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री भी वो बन सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। और वो आदमी खुद आपको फोन करे तो आपका परसेप्शन चेंज होना लाजमी है कि आप उस पार्टी के एक नेता से, एक सांसद से, एक मंत्री से कहते रहते कि यार मुझे एंट्री दो, मुझे एंट्री दो, और आपको एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन एक गृह मंत्री आपको सीधे फोन कर देता है और कहते हैं कि यार कहाँ है आप पहुंचिए। तो वो जो अमित शाह की ओर से जो एक अपनापन लगा, हाँ, उनको ये जो एक तरह से अपनापन दिखाया गया, तो ओवैसी को लगा कि नहीं यार ये मतलब हम जो सोचते हैं वैसा नहीं है, ये मतलब मेरी भी वैल्यू है, एक मुसलमानों का नेता मैं हूं, लेकिन मेरी भी वैल्यू इस सरकार में है। और उसके बाद जब उन्होंने ऑल पार्टी मीट से निकले तो फिर उसके बाद उन्होंने ऑल पार्टी मीट से पहले ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फोन का जिक्र किया, उसी में उन्होंने तुरंत अमित शाह की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि इस देश के गृह मंत्री, ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन पहलगाम के जो पीड़ित थे, जो पीड़ित रो रहे थे, उनसे जाकर स्पेशली वो मिले हैं, मौका वारदात पे गए हैं। ये किसी गृह मंत्री के लिए आसान काम नहीं, लेकिन अमित शाह गए, मैं इसकी खुले दिल से तारीफ करता हूँ, ये उन्होंने वहां कहा। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ओवैसी साहब ऐसे पलटे किसी को उम्मीद ही नहीं हो रही कि ये ओवैसी साहब बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी और की आत्मा, या कई लोगों को डाउट लग रहा है कि अमित शाह ने बुला के बिठा के आधा पौना घंटा उनमें कुछ ट्रांसफर किया है और वो काला जादू तो नहीं, मतलब कुछ ट्रांसफर किया है और हिप्नोटाइज कर लिया, क्या कर लिया भाई। असदुद्दीन ओवैसी जो है अब तो भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोलने लग गए। तो विपक्ष तो लगातार कह ही रहा था ये बी टीम है। हाँ, अब उसी कदर नहीं, लेकिन वक्त पर देखिए उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्त बिल पर वो अपनी वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद, और यही बड़ी राजनीति श्रेया देश में होनी चाहिए, विपक्ष को भी इससे सीख लेनी चाहिए। इसीलिए देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करते थे देश के लोग, उनका भी आज हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये वो बात भी है
कि आप जंग से, युद्ध से, झगड़े से, लफड़े से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। अगर किसी का दिल आपको जीतना है तो मोहब्बत से ही आप किसी का दिल जीत सकते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी का ये जो इंसिडेंट है, ये इस बात की सीख है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ओर से पहल की, मोहब्बत की, तो आज देखिए पूरा देश उनको मोहब्बत दे रहा है, इज्जत दे रहा है कि ये नेता है। भाई देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है एक तरफ वो किस तरह की बातें कर रही है, और असदुद्दीन ओवैसी देखिए किस तरह की। तो असदुद्दीन ओवैसी की भी आज रिटर्न में उनको वो तारीफ मिल रही भारत की ओर से। और ये पूरे विपक्ष को एक संदेश है कि जब देश की बात हो, राजनीति को परे रख देना चाहिए। और वाकई में देश की बात है, राजनीति करने के लिए तो पूरे साल पड़े हुए हैं। इस वक्त आप ये कटे सर वाली, कटे पैर वाली फोटो डालने की बजाय प्रधानमंत्री कहाँ गायब है। फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बयान आप सुनिए, वो भी मतलब जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला साहब तो इसके पहले वो बहुत बात करते थे कि यार पाकिस्तान पे कर दोगे, उनके पास परमाणु बम है, वो ऐसी बात करते थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के आप बयान सुनिए, वो कहते हैं परमाणु हमले क्या हमारे पास, क्या किस लिए रखे, हमारे पास भी है, तुम्हारे पास। अब फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, वो कह रहे पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। तो फारूक अब्दुल्ला भी बदल गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं बदल रही है। इसका सबको वो है। आखिर कांग्रेस पार्टी बदल क्यों नहीं रही, ऐसी ओझी राजनीति से बच क्यों नहीं रही है? नहीं, देखिए क्या है कि एक ट्रेंड है श्रेया, इनको लगता है कि ऐसा कुछ हम बोल देंगे, ये नासमझी है एक कुल मिलाकर। आप कांग्रेस पार्टी इस देश की नब्ज को अब तक पकड़ ही नहीं पाई है। मुझे लगता है कि ओवैसी पकड़ गए हैं, फारूक अब्दुल्ला पकड़ गए हैं कि आपको देश की जनभावना, राजनीति जनभावनाओं पर टिकी होती है, जनभावनाएं जिधर है उधर नेता को चलना होता है। लेकिन कांग्रेस को लगता है वो समझ ही नहीं पा रहे, इतना बड़ा मुद्दा और उसमें आप एक मजाक बनाने वाली आप हरकतें कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। हालांकि राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है, पार्टी का स्टैंड ये है, लेकिन हम विरोध भी करेंगे। सवाल उठाइए आप, सवाल पूछने से किसने मना किया, लेकिन सवाल सभ्यता के दायरे में होना चाहिए, ऐसे कि जिसको जो हमारा विरोधी है, विपक्षी है, या जो विरोधी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, वो आपके ट्वीट्स को, आपके बयानों को हथियार न बनाए। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ओवैसी का हृदय परिवर्तन हुआ है। समय की मांग भी यही है कि विपक्ष और पक्ष एक साथ खड़ा हो आतंकवाद के खिलाफ, और इस वक्त खड़ा भी है। अब हर किसी को इंतजार है कि भारत कब मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। वैसे ही पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। फिलहाल इस ओवैसी के इस हृदय परिवर्तन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।